रोमन हत्यारा सुपर कमांडो ध्रुव। बात बहुत पुरानी है, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2314 वर्ष पहले की, जब सिकंदर और पोरस का प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। पोरस का रण कौशल सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि पोरस ने इस युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था और इस कारण यूनानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। इतिहास में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं मिलता, परंतु ऐसा कहा जाता है कि उस समय सिकंदर ने एक ऐसे खतरनाक साधन का प्रयोग किया जिसका कोई काट नहीं था और जो अकेले ही हारी बाजी को जीत में बदल सकता था। और यह खतरनाक साधन था एक रहस्यमय रोमन सैनिक जिसमें असीम शक्ति थी, गजब की ताकत। और कहते हैं कि उसकी ताकत का स्रोत था उसका टोप, जो किसी सूफी ने उसको उपहार स्वरूप दिया था। इतिहास गवाह है कि पोरस की हार उसके हाथियों के भड़कने के कारण हुई, और उन हाथियों के भड़कने का कारण था वह रहस्यमय सैनिक और उसका रहस्यमय टोप। और जहां तक मेरा ख्याल है कि यही वह टोप है, समझे? वाह, यह तो हमारी म्यूजियम की सबसे नायाब चीज होगी। इसको तो म्यूजियम मैं ही पहुंचाऊंगा, मेरे अलावा और कोई इसे म्यूजियम तक नहीं ले पाएगा। इनको हवा भी नहीं लगेगी कि यह टोप कब और कैसे म्यूजियम पहुंच गया। जी हाँ, सिंधु घाटी के खंडहरों में खड़े यह चारों व्यक्ति कुंदनपुर म्यूजियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं। बाएं से तिवारी जी, श्रीवास्तव बाबू, खान साहब और मिस्टर डिसूजा। और चारों यह जानते हैं कि जो भी यह टोप म्यूजियम तक पहुंचाएगा, मेयर साहब अगला म्यूजियम डायरेक्टर उसे ही बनाएंगे। और इस प्रकार वह कहानी प्रारंभ हुई जिसने पूरे कुंदनपुर को हिलाकर रख दिया। शुरुआत तिवारी जी ने करी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस रोमन टोप की सुरक्षा जरूरी है, वरना इसके साथ ही मेरा डायरेक्टर बनने का चांस भी उड़न छू हो जाएगा। वैसे भी मुझको बाकी तीनों की नीयत पर शक है, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं, अब यह फंदा मेरे रोमन टोप की रखवाली करेगा। अब मैं चैन की नींद सो सकूंगा। इधर तिवारी जी की पल के मुंदी और उधर श्रीवास्तव बाबू ने तिवारी जी के टेंट में प्रवेश किया। वाह, इतनी आसानी से काम हो गया। हा हा हा, अब यह रोमन टोप मेरा है। इससे पहले कि कोई जगह मैं रातों रात रफू चक्कर पर खान साहब भी खात लगाए बैठे थे, और अब रोमन टोप खान साहब के हाथ में था। रफू चक्कर होगा, अरे अब अपनी खोपड़ी को रफू कराता फिरेगा श्रीवास्तव। यह क्या, बड़ी जल्दी में थे खान साहब, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं डिसूजा भैया, अरे मुझे जल्दी से बाहर निकालो, कहीं किसी सांप वाप ने काट लिया तो मेरी तो यहीं पर कब्र बन जाएगी। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसा करो तुम यह टोप ऊपर फेंको, बदले में मैं एक रस्सी नीचे फेंक दूंगा बस। ये लो, ये लो, ये कमबख्त पकड़ो। धन्यवाद खान साहब, अब तो कुंदनपुर में ही मुलाकात होगी, बाय बाय। अरे धोखेबाज, रस्सी तो फेंकता जा। रस्सी होती तो मैं अंधेरे में डिसूजा को जमीन पर रखा वो फंदा बिल्कुल नहीं दिखा जो तिवारी जी ने वहां पर खास तौर पर बना कर रखा था। बचाओ बचाओ, इस चीख पुकार से तिवारी जी की नींद खुली। अरे यह कौन चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ, और मेरा रोमन टोप कहाँ गया? तिवारी जी तेजी से आवाज की तरफ भागे। ओह, तो तुम हो डिसूजा, धोखेबाज चोर। अरे बातें बाद में करना, पहले मुझे नीचे तो उतारो। नहीं, तुम्हारे जैसे विश्वासघाती की यही सजा है कि तुम ऐसे ही उल्टे लटको। इतने क्रूर मत बनो दोस्त। गुड बाय डिसूजा, अब कुंदनपुर में ही मिलेंगे। अब जब तुम अखबार में पढ़ोगे कि नगर मेयर द्वारा श्री एम तिवारी म्यूजियम डायरेक्टर नियुक्त। अगले दिन आईजी राजन के बंगले के लॉन में पीटर मैसी 1982 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार सिर्फ 5 सशक्त डकैतों को अकेले ही सिर्फ ईंटें फेंक फेंक कर मार भगाया। रेनू 1983 की राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता, बाढ़ से 10 व्यक्तियों की जान बचाई, राष्ट्रीय जूनियर निशानेबाजी चैंपियन। करीम शाह 1981 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, नशीले पदार्थों के 7 तस्करों को गिरफ्तार कराया। और अरे, ये चौथा कौन आ गया? इसमें तो सिर्फ 3। श्वेता मेहरा 1984 में 4 मक्खियों को अकेले ही मार डाला। ठहर तो बंदरिया, अभी बताता हूँ। मम्मी बचाओ। डरपोक कहीं की। हाँ कमांडो, पर पीटर, रेणु और करीम, तुम दोनों की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी।
अब तुम तीनों गेस्ट हाउस जाकर आराम करो। थैंक यू कैप्टन। आओ बेटे, कहो कैसी है तुम्हारी कमांडो फोर्स। मेरी नहीं, आपकी पापा। इन सब की इजाज़त आपने ही तो दिलवाई है। वैसे कमांडो फोर्स अभी छोटी होने के बावजूद बिल्कुल मेरे मन लायक है। तीनों कैडेट ईमानदार, साहसी और अपराध के कट्टर विरोधी हैं। इनकी 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मैं इनको देश के अलग अलग शहरों में भेजूंगा, जहां ये राष्ट्रीय कमांडो फोर्स की शाखाओं की स्थापना करेंगे और पुलिस को अपराध खत्म करने में पूरा सहयोग देंगे। यही सब सोचकर तो मैंने तुमको इन सब की इजाज़त दिलवाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कमांडो फोर्स मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। यह मेरा वादा है पापा आपसे। मैं आपको विश्वास को कभी ठेस नहीं लगने दूंगा। उसी वक्त कुंदनपुर के 3 अलग-अलग हिस्सों में नफरत का सागर उफान मार रहा था। म्यूजियम डायरेक्टर तिवारी, और यह सब खान और डिसूजा के कारण हुआ है। तिवारी कमीने, देख लूंगा तुझे और बाकी दोनों को भी। खान साहब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर श्रीवास्तव और खान टांग ना अड़ाते तो तिवारी कभी डायरेक्टर ना बन पाता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात जब घड़ी की सुइयां 1 बजने का इशारा कर रही थीं, कुंदनपुर म्यूजियम में एक छाया व्यस्त थी। ये रही एक रोमन पोशाक। इससे इफेक्ट और जोरदार आएगा। और ये रहा मेरा प्यारा टोप। 2 हाथ टोप उठाने के लिए बढ़े, परंतु रोमन टोप छूते ही एक अलार्म बज उठा। वी वी। यह क्या? पलक झपकते ही सतर्क म्यूजियम गार्ड कमरे की तरफ भागे। कमरा तो अंदर से बंद है, दरवाजा तोड़ दो। परंतु कमरे में घुसते ही वे एक क्षण के लिए हक्के बक्के रह गए। एक आश्चर्यजनक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। रोमन सैनिक बने उस व्यक्ति ने इसका पूरा फायदा उठाया। आह! इतनी ताकत! यकीन नहीं होता। रोमन सैनिक में म्यूजियम में तबाही मचा दी। म्यूजियम का मजबूत मुख्य द्वार भी रोमन सैनिक की ताकत के आगे बेबस था। धड़ाक! वह सड़क पर आकर एक क्षण को रुका। सामने से एक कार आ रही थी। यह क्या है? यह तो मुझे रुकने का इशारा कर रहा है, पर रुकूंगा तो यह मुझे मार डालेगा। ड्राइवर का पैर एक्सीलेटर पर दबने लगा। स्पीडोमीटर की सुई उछलकर 90 पर थिरकने लगी। लेकिन फिर भी कार एक झटके से रुक गई। अगले ही पल कार का ड्राइवर उछलकर बाहर आ गिरा। कार एक झटके से आगे बढ़ी और अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी ही देर बाद पूरी सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी थी। और सुबह और म्यूजियम के डायरेक्टर श्री तिवारी का दावा है कि उस रोमन टोप को पहनने वाले में आश्चर्यजनक ताकत आ जाती है। ये अंधविश्वासी तो, अरे जाओ, अगर उससे भिड़ंत हो गई तो देखूंगी कौन बचाने आता है। तुम लटकती हुई आ जाना बंदरिया। मम्मी, भैया ने मुझे फिर बंदरिया कहा। ठीक कहा। दिन डूबा, शाम ढली और रात गहराने लगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत चैपल की 25वीं मंजिल से चारों तरफ अंधेरे का ही साम्राज्य नजर आ रहा था। मुझे तो हंसी आ रही है। देश के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर तिवारी जी पत्ते की तरह थर थर काँप रहे हैं। तुम नहीं जानते जैकब, उस टोप को पहनने से असीमित ताकत आ जाती है और फिर उस रोमन सैनिक के लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। शहर की सबसे ऊंची इमारत से अब हम आपको शहर के बाहर के सैनिक छावनी क्षेत्र में ले चलते हैं, जहां एक हवाई पट्टी पर खड़े कुछ लड़ाकू विमानों पर एक सैनिक पहरा दे रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य और शांत है, परंतु एकाएक से दृश्य बदल जाता है। एक भयावह आकृति ने अंधेरे से प्रकट होकर पहरेदार को दबोच लिया है। अब 2 मिनट की छटपटाहट के बाद पहरेदार का शरीर ठंडा और शांत पड़ गया और रोमन सैनिक किनारे खड़े एक लड़ाकू विमान की ओर चल बढ़ा। अरे, इस वक्त कौन फाइटर प्लेन उड़ा रहा है? हेलो हेलो, 501, अपनी पहचान दो। हेलो हेलो, अपनी पहचान दो वरना हम तुम्हें मार गिराएंगे। परंतु उधर से कोई जवाब नहीं आया। शीघ्र ही 2 अन्य लड़ाकू विमान उस चोरी किए गए विमान के पीछे उड़ चले और उधर चैपल की छत पे। समझने की कोशिश करो जैकब, मुझे पूरा यकीन है कि वह टोप मुझे ही मारने के लिए चुराया गया है और यह काम या तो श्रीवास्तव का है या खान का और या फिर डिसूजा का। फिर भी तुम चिंता मत करो तिवारी, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त को कभी मरने नहीं दूंगा। यह इमारत मेरी है, यह इलाका मेरा है। चप्पे चप्पे पर मेरे आदमी बंदूक लिए तैनात हैं। अब तुम्हारा रोमन हत्यारा तुम तक या तो मर कर पहुंच सकता है या उड़कर।
यह यह लड़ाकू हवाई जहाज इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहा है? गोलियां चलाओ इस पे। गोलियों की बौछार शुरू हो गई, लेकिन हवाई जहाज पर खरोंच तक नहीं आई। जवाब में लड़ाकू यान पलटा। उसकी तोपों का मुंह इमारत की तरफ मुड़ा और इमारत की छत के परखच्चे उड़ गए। तिवारी जी लिफ्ट की तरफ भागे। तोपें एक बार फिर गरजी और तिवारी के चीथड़े चारों तरफ बिखर गए। पीछा करने वाले लड़ाकू यान अब दूर नहीं थे। तो तुमने देखा राकेश? हाँ, अब और कोई चारा नहीं है। हमको इस विमान को नष्ट करना ही पड़ेगा। इसे समुद्र की तरफ खदेड़ो। वह खुद ही समुद्र की तरफ जा रहा है। चलो, इसने हमारा काम खुद ही आसान कर दिया, वरना इसके जलते हुए टुकड़े शहर में गिरते। दोनों लड़ाकू विमानों की तोपें लगभग एक साथ गरजी। निशाना सच्चा था। जलता हुआ विमान तेजी से पानी की तरफ गिरने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में किसी ने भी रोमन सैनिक को सकुशल बाहर निकलते नहीं देखा। विमान के टुकड़े धीरे धीरे समुद्र तल की तरफ बढ़ने लगे और एक रहस्यमयी आकृति समुद्र की सतह की तरफ। पीछा कर रहे दोनों विमानों ने एक चक्कर काटा और फिर वे भी तेजी से अंधेरे में गुम हो गए। एक गया, दो बाकी। अगले दिन मैं अब भी कहता हूँ आईजी साहब कि वो रोमन हत्यारा मरा नहीं। वह ऐसे मामूली हादसे में मर ही नहीं सकता। मामूली? आप ऐसे एक्सीडेंट को मामूली कह रहे हैं? खैर मिस्टर डिसूजा, मैं आपको ठोस खबर मिलने तक आपको एक अंगरक्षक दे सकता हूँ। आप यही चाहते हैं ना? जी हाँ आईजी साहब, मैं जानता था कि आप मेरी जान खतरे में पड़ने नहीं देंगे। वैसे मेरा अंगरक्षक होगा कौन? उसका नाम है सुपर कमांडो ध्रुव। और थोड़ी देर बाद जब डिसूजा पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर निश्चिंतता तैर रही थी। आधे घंटे बाद उसकी कार शहर के बाहर बीहड़ों के बीच बने एक केबिन की तरफ बढ़ रही थी। जब तक यह खतरा टल न जाए तब तक यह केबिन मेरा नया घर होगा। यहाँ पर मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वाह! डिसूजा तेजी से कार से उतरा और उसने केबिन का दरवाज़ा खोला। आइए डिसूजा साहब। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? मेरा नाम ध्रुव है मिस्टर डिसूजा, सुपर कमांडो ध्रुव। आईजी साहब ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया है। तुमको? तुम मेरी रक्षा करोगे? अरे तुम्हारे जैसे बच्चे की रक्षा तो उल्टे मुझको करनी पड़ेगी। मैं आपकी शंकाओं का कारण समझ रहा हूँ मिस्टर डिसूजा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। वक्त आने पर मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर, मैंने ऐसे ही वक्त के लिए यह रिवॉल्वर संभाल कर रखा था। बहुत खूब, पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे रहते। लेकिन एक बात तो बताइए, आपके अलावा श्रीवास्तव बाबू और खान साहब पुलिस के पास क्यों नहीं आए? क्योंकि या तो वे बहुत चालाक है या फिर बहुत बेवकूफ़, और उन दोनों में से एक तो खुद ही रोमन हत्यारा है। उसको क्यों फिक्र होगी? अंदर बैठे ध्रुव और डिसूजा केबिन की तरफ बढ़ रही तेज पग चापों से अनजान थे, और जब तक उनको खतरे का आभास होता खतरा सिर पर आ पहुंचा था। उफ! आह! अब मैं नहीं बचूंगा। खचनाक! लेकिन इससे पहले कि कोई अनहोनी घटती, ध्रुव लपक कर दोनों के बीच में आ गया। रोमन सैनिक का हाथ बिजली की सी तेजी से घूमा और ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा। एक लंबे डग ने रोमन सैनिक को डिसूजा के पास पहुंचा दिया। भय से कांप रहे डिसूजा को उसने गर्दन से पकड़कर उछाल लिया। डिसूजा का दम घुटने लगा, लेकिन साथ ही उसका रिवॉल्वर वाला हाथ भी ऊपर उठा। परंतु इससे पहले कि रिवॉल्वर चल पाता, ध्रुव एक बार फिर रोमन सैनिक पर टूट पड़ा। लेकिन यह तो मुझे ऐसे मार रहा है जैसे मक्खी उड़ा रहा हो। यह लड़का मुझे नहीं बचा पाएगा। डिसूजा का रिवॉल्वर दोबारा उठा। नहीं, गोली मत चलाना। भय से कांप रहे डिसूजा ने कुछ नहीं सुना। उसका रिवॉल्वर एक के बाद एक गोलियां उगलने लगा। पूरा केबिन धुएं से भर गया, और तब जब धुआं उठा हटा, यह क्या? इस पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं। डिसूजा बाहर की तरफ भागा। रोमन सैनिक भी उसके पीछे लपका, लेकिन ध्रुव के कारण उसको फिर रुक जाना पड़ा। इस बार उसने ध्रुव पर अपने शिकार के भागने का गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। ध्रुव को वार करने का कोई मौका ही नहीं मिला। वह किसी प्रकार ताकत बटोर कर उठ खड़ा हुआ, लेकिन तभी एक चमकचमाती दुधारी तलवार उसके गर्दन पर आ लगी और अंदर घुसने लगी। ध्रुव के गले से खून की एक पतली धार नीचे की तरफ रेंगने लगी। अगर इस वक्त कुछ न किया। ध्रुव ने पूरा जोर लगाया और लकड़ी में गड़ा कीला बाहर आ गया, और अगले ही पल ध्रुव का हाथ तेजी से घूमा और इस समय भागने में ही समझदारी है। पीछे देखकर भाग रहे ध्रुव का पैर पेड़ की एक उभरी जड़ में फंसा। वह झटके से नीचे आ गिरा
और उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। पास आती पदचापों को ध्रुव सुन नहीं पाया क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। रोमन सैनिक पलटा और अपने असली शिकार की खोज में आगे बढ़ चला। पता नहीं कितनी देर तक ध्रुव को धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ। अरे, डिसूजा जी कहाँ गए? कहीं वो उस रोमन हत्यारे के चंगुल में तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तेजी से कॉटेज की तरफ भागा। कॉटेज तो खाली है, लेकिन यह जमीन पर क्या पड़ा है? यह तो उस गोली का खोल है जो डिसूजा ने रोमन सैनिक पर चलाई थी। लेकिन यह तो, ओह, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। वह तेजी से बाहर निकला और अपनी स्पेशल मोटरसाइकिल पर शहर की तरफ रवाना हो गया। और फिर शहर के एक फ्लैट में, हेलो ब्लू बैग, मैं रेड रोज बोल रहा हूँ। गड़बड़ हो गई। डिसूजा बचकर भाग निकला बॉस। क्या? खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हमेशा के लिए खामोश कर दिए जाओगे। कभी नहीं। वाह, क्या प्यार भरी बातें हो रही हैं। तो तुम यहाँ कैसे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस केबिन में सिर्फ 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे, डिसूजा, मेरे और रोमन सैनिक के। पुलिस रिकॉर्ड से यह पता करना कतई मुश्किल नहीं था कि वे तीसरी उंगलियों के निशान किसके हैं। ये निशान तुम्हारे हैं, यानी अपने जमाने के मशहूर दादा रंगा शाह के। तो तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे बॉस का नाम और रोमन टोप का पता। मुझे नहीं पता वो कौन है, खुदा कसम। झूठ! मारो मत, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। बात परसों की है। मैं इसी कमरे में बैठा सोच में डूबा था कि मेरी बेटी के निकाह के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कि तभी न जाने कहाँ से एक अजीब आकृति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? लेकिन उसने बिना कुछ बोले मुझे मारना शुरू कर दिया। उसका एक एक हाथ 100-100 किलो के हथौड़े की तरफ पड़ रहा था। और फिर वह रुका और बोला, रंगा साह, यह पिटाई सिर्फ एक नमूना थी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम खुद ही समझ सकते हो। और अगर मान गए तो बेटी की शादी आराम से कर सकोगे। मरता क्या ना करता। मैं उसकी बात मान गया। मेरे हाँ कहते ही उसने मुझे कसकर एक झापड़ मारा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेज पर एक चिट्ठी और वही रोमन टोप और पोशाक रखी थी। यह रही वो चिट्ठी। ओह, समझा। लेकिन फिर डिसूजा का क्या हुआ? वह पूरा प्लान फेल कर गया। तुम्हारे बेहोश हो जाने के बाद मैंने डिसूजा को बहुत ढूंढा, पर वह मुझे कहीं नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही इस जादुई पोशाक को लेकर उड़न छू हो जाऊं। पर मैं यह नहीं जानता था कि वह शैतान मुझ पर नज़र रखे हुए था। जैसे ही मैं अपने फ्लैट में घुसा, मेरे सिर पर पीछे से एक जोरदार वार हुआ। और जब मुझे होश आया तो न तो वहाँ पर पोशाक थी, न ही टोप, और न ही कोई पैसा। शायद तुम सच बोल रहे हो, पर इतना काम तो तुम्हारा ब्लू बैग खुद भी कर सकता था। सवाल यह है कि उसने तुमको क्यों भेजा? और उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर पर। हेलो, हाँ खान, तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं पर्ल हार्बर पर समुद्र में खड़ी एक मोटर बोट से बोल रहा हूँ। हाँ, तुम तुरंत पर्ल हार्बर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, रोमन टोप के विषय में। बॉस ये सुनकर कितना खुश होगा। अभी आता हूँ प्यारे खान, अभी आता हूँ। एक तरफ ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर पूरे शहर में लापता डिसूजा को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ श्रीवास्तव बाबू अपने कार में पर्ल हार्बर की तरफ बढ़ रहे थे। खान साहब को भी बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से मुझको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, आज वह श्रीवास्तव का बच्चा नहीं बचेगा। तिवारी मर चुका है, डिसूजा पर हमला हो चुका है। मैं रोमन सैनिक नहीं हूँ। अब सिर्फ वह कमीना श्रीवास्तव ही रोमन सैनिक हो सकता है। आज से मैं इस पाप को दुनिया से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। हमेशा के लिए? तो तुम आ गए? तुम नहीं बचोगे श्रीवास्तव। जवाब में रोमन सैनिक धीरे से हंसा। हा हा हा। और उसने अपना पैर कसकर मोटर बोट पर पटका। पूरी मोटर बोट एक तरफ झुक गई। खान साहब संतुलन खोकर डेक पर आ गिरे। पिस्तौल उनके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरी। अब खान साहब बेबस थे। मुझे माफ़ कर दो श्रीवास्तव, मैं तो मजाक कर। रोमन हत्यारे ने सब अनसुना करते हुए खान साहब के पैर पकड़कर उनका सिर पानी में डुबा दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद खान साहब का बदन ठंडा और शांत हो गया। ये भी गया। और मोटर बोट तेजी से किनारे की ओर चल पड़ी। लगभग उसी वक्त श्रीवास्तव बाबू के घर में। श्रीवास्तव बाबू के पास कोई फ़ोन आया था साहब। उसी के तुरंत बाद वे पर्ल हार्बर चले गए। पर्ल हार्बर? ध्रुव एक पल भी नहीं रुका। हवा से बातें करती उसकी स्पेशल मोटरसाइकिल सीधे पर्ल हार्बर पर ही जा रुकी।
कार तो श्रीवास्तव बाबू की ही लगती है। ध्रुव, ध्रुव, अरे डिसूजा साहब, मैं तो आपको थक थक कर ढूंढ ढूंढ कर थक गया। थैंक गॉड तुम जिंदा हो ध्रुव। मैं तो समझ रहा था कि रोमन सैनिक ने तुमको। खैर छोड़ो, मैंने अभी अभी श्रीवास्तव के घर फ़ोन किया था, पता चला कि वो यहाँ आया है। बस मैं तुरंत यहाँ चला आया। तो आइए, यहाँ पर सिर्फ एक मोटर बोट ही दिख रही है, शायद उसी में कुछ हो। परंतु मोटर बोट में घुसते ही दोनों भौचक्के रह गए। ओह, खान साहब! खान साहब मर चुके हैं। लेकिन लेकिन यह देखो, इधर आओ ध्रुव। श्रीवास्तव! श्रीवास्तव रोमन हत्यारा है, मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। मेरा शक तो खान पर था। उठ कमीने, खेल खत्म हो चुका है। नहीं डिसूजा, खेल तो अब शुरू हुआ है। मतलब अब हर चीज़ शीशे की तरह साफ हो चुकी है। डिसूजा साहब उर्फ रोमन सैनिक का क्या बक रहे हो तुम? अब नाटक करना बेकार है डिसूजा। मुझको तुम पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हारे कॉटेज में वापस जाकर वे चली हुई गोलियां देखी जो तुमने रोमन सैनिक पर चलाई थीं। वे गोलियां नकली थीं। अपने को शक से बचाने के लिए तुमने रंगा शाह को रोमन हत्यारा बनाया। उसके बाद तुम श्रीवास्तव बाबू और खान साहब की घात में रहे और किसी प्रकार तुम्हें यह पता चल गया कि खान साहब ने श्रीवास्तव बाबू को यहाँ बुलाया है। तुम यहाँ पहले आ धमके, खान का कत्ल किया और फिर जब श्रीवास्तव बाबू यहाँ आए तो तुमने उनको किसी प्रकार बेहोश कर दिया। अपनी पोशाक उनको पहना दी और बाहर आकर मेरा इंतजार करने लगे। बस क्या सबूत है इसका? यह रोमन टोप। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस पर हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। जो अगर तुम निर्दोष होते तो इस रोमन टोप पर वे निशान कभी नहीं होते। आह! इतने चालाक हो तो अब अपनी मौत से बच लो ध्रुव। डिसूजा के जोरदार वार से ध्रुव केबिन के अंदर आ गिरा। डिसूजा ने लपक कर केबिन बाहर से बंद कर दिया। भागने की कोशिश बेकार है डिसूजा। यह दरवाज़ा तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और तब तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हो जाऊंगा ध्रुव। दरवाज़ा टूटा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उफ! अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बचना असंभव हो जाएगा। ध्रुव बिना किसी पूर्व चेतावनी की उछला और उसने रोमन सैनिक बने डिसूजा को बेरहमों की तरह मारना शुरू कर दिया। था था और डिसूजा बाहर डेक पर आ गिरा। लेकिन डिसूजा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके एक ही वार में ध्रुव नीचे आ गिरा। अब मैं तुमको बताऊंगा कि रोमन हत्यारे से उलझने का क्या नतीजा होता है। आह! ध्रुव को अपनी गर्दन की हड्डियां चटकती महसूस हुई। वाह वाह! समुद्री चिड़िया! ध्रुव के घुटते गले से एक हल्की सीटी निकली और अगले ही पल उड़ती चिड़िया विद्युत गति से नीचे उतरी और टनाक! ध्रुव एक बार फिर आजाद था। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ध्रुव ने डेक पर पड़ी लोहे की मोटी चेन उठाई और मेरे ख्याल से यह चेन इसको बांधे रखने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया कि उसका ख्याल गलत था। इस बार ध्रुव के लिए कोई मौका नहीं था। डिसूजा के हाथ ध्रुव के गर्दन पर कस गए और ध्रुव के पैर हवा में उठ गए और उसका दम घुटने लगा। उस पर बेहोशी छाने लगी। लेकिन बेहोशी की हालत में भी ध्रुव के हाथ उठे और डिसूजा के सर पर रखा रोमन टोप ध्रुव के हाथों में आ गया और पल भर में खेल पलट गया। मेरी ताकत कहाँ गई? टोप के उतरते ही डिसूजा की आश्चर्यजनक शक्ति तेजी से गायब होने लगी और ध्रुव के तड़ाक! 2 ही वारों में डिसूजा फर्श पर बेहोश पड़ा था। खेल वास्तव में अब खत्म हुआ था। और फिर बाद में, वाह ध्रुव, पर इस टोप को पहनने वाले में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती थी? जादू से? जादू से नहीं पापा। यह देखिए, इस टोप के अंदरूनी हिस्से में यह छोटी छोटी सुइयाँ सी उभरी हैं और इन सुइयों पर किसी प्राचीन जड़ी बूटी का लेप है। जब इस टोप को पहना जाता है तो ये सुइयाँ बहुत हल्के से पहनने वाले के सिर में चुभती हैं और उनके जरिए यह रहस्यमय जड़ी बूटी उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी दवाई के प्रभाव से टोप पहनने वाले की ताकत कई गुनी बढ़ जाती है। इसी जड़ी बूटी को साफ कर देने के बाद यह रहस्यमय टोप एक साधारण टोप बनकर रह जाएगा। और अब मैं चलता हूँ। आज से मेरी छोटी सी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। तो दोस्तों, अगले अंक तक के लिए अब विदा दीजिए। नमस्कार। समाप्त।